सौभाग्य की बात है। और आज के मुद्दे की मैं बात करना चाहता हूं कैपिटल हेडलाइंस के लाइव शो में। हर दिन हम किसी खास विषय पर, किसी खास व्यक्ति की चर्चा करते हैं, और आज बात होगी दिल्ली की। दिल्ली की सर्दी बड़ी मशहूर है, गाने भी बन गए हैं, लेकिन इस सर्दी के मौसम में गर्मी आ गई है। और गर्मी आई किस लिए है, पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। चुनाव करीब है और चुनाव के बीच में ये धार्मिक रंग जो चढ़ गया है अरविंद केजरीवाल साहब को, आप देख सकते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी, सीता माता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की प्रतिमा को अपने हाथों में ऊपर उठाए हुए हैं। और ये तस्वीर एक प्रतीक है। प्रतीक इसलिए है कि चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल लगातार बड़ी बड़ी घोषणाएं करने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में उन्होंने घोषणा की है बड़ी, और रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया है। वो घोषणा ये है कि दिल्ली में अगर उनकी दोबारा सरकार बनती है, यानी आम आदमी पार्टी की दोबारा सरकार बनती है, तो जितने भी पुजारी हैं, ग्रंथी हैं, गुरुद्वारों में जो सेवा देते हैं, उनको 18,000 रुपए प्रति महीने उनकी पार्टी देगी। इस तरह का ऐलान किया है, रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, जो कि हिंदू हितैषी पार्टी होने का दम भरती है, और उनकी राजनीति का स्टाइल भी वही है। खास तौर पर 1989 में जब रथ यात्रा लेकर निकले थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, उसके बाद से हिंदू वोट बैंक ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूती दी है। तो जैसे ही इन्होंने ये घोषणा की अरविंद केजरीवाल साहब ने, दिल्ली बीजेपी ने इनका एक पोस्टर निकाल दिया। और ये अरविंद केजरीवाल साहब है, आप भूल भुलैया के छोटे पंडित होने का मुगालता मत पालिएगा, ये अरविंद केजरीवाल साहब है, उनका गेटअप वही कर दिया गया है। और आप जानते हैं कि एआई का जमाना है, किसी की सूरत भी बदली जा सकती है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, सिंह साहब को हमने आमंत्रित किया है, वो इन्हीं तस्वीरों के इर्द गिर्द हम बात करेंगे। और ये तस्वीर उस वक्त की है जब अरविंद केजरीवाल साहब ने इस पुजारी ग्रंथी योजना का रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की। तो हमने कहा ये तस्वीर भी आपको दिखा दें। और आम आदमी पार्टी ने एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, उस पर लिखा है कि देश में पहली बार अरविंद केजरीवाल जी ने मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों के लिए बड़ी घोषणा की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रति महीने सम्मान राशि दी जाएगी। ये आपने देख लिया होगा। इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने एक्स पे ही जवाब दिया, ये पोस्टर निकाल के, जो 10 साल से इमामों की सैलरी बांटता रहा, इमामों को सैलरी बांटता रहा, यानी मस्जिद के इमामों को सैलरी दी जाती थी, भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है। तो इमामों को ये सैलरी बांटते हैं, ये ओपन सीक्रेट है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जो खुद और उनकी नानी प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से खुश नहीं थे, जिसने मंदिर और गुरुद्वारों के बाहर शराब के ठेके खोले, जिसकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही, उसे अब चुनाव आते ही पुजारियों और ग्रंथियों की याद आई, चुनावी हिंदू। तो अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि ये चुनावी हिंदू है। और ये पोस्टर वार जो शुरू हुआ है, एक तरफ चुनावी हिंदू दिखाया जा रहा है इनको, दूसरी तरफ ये भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने ओपन चैलेंज अरविंद केजरीवाल साहब ने दे दिया है कि अपने 20 राज्यों में पुजारी ग्रंथियों को 18,000 की सम्मान राशि दे दो, अगर आप हमें चुनावी हिंदू कह रहे हो, क्योंकि आप कई जगह सरकार चला रहे हो। मीडिया इसको कैसे कवर कर रहा है, ये मैं आपको दिखा देता हूं कुछ हेडलाइंस। इसके बाद सिंह साहब से समझेंगे कि ये घोषणा में क्या गलत है और भारतीय जनता पार्टी को इससे क्या दिक्कत है। क्या हिंदुओं की राजनीति कोई और नहीं कर सकता? क्या अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के हाथ से कोई मुद्दा ले जाने वाले हैं? ये सवाल हम समझेंगे, इनके सवालों के जवाब हम समझेंगे सिंह साहब से। लेकिन आप देख लीजिए, दिल्ली में पोस्टर वॉर, चुनावी हिंदू वर्सेस केजरीवाल का ओपन चैलेंज। भाजपा के पोस्टर पर आपका जवाब क्या था वो मैंने आपको दिखा दिया। चुनावी हिंदू, बीजेपी ने भूल भुलैया स्टाइल में अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष किया, ये हेडलाइन है। इसके बाद आप देखें, जिन पुजारियों के लिए योजना का ऐलान, उन्हीं के एक गुट ने खोला मोर्चा, केजरीवाल से दागे सवाल। और सवाल यही पूछा गया है कि अभी 10 साल तक आप कहां सोए हुए थे। और भारतीय जनता पार्टी ने एक और डिमांड की है कि केजरीवाल पहले दें पुजारियों को 10 साल का एरियर का मतलब होता है कि 10 साल में जो ये रकम मिल सकती थी 18,000 रुपए महीने के हिसाब से, तो 10 साल के हिसाब से पुजारियों को दे दें, उसके बाद माना जाएगा कि आपकी बात ये सच है। चुनावी हिंदू केजरीवाल पुजारी ग्रंथी को 18,000 रुपए देने के वादे पर बीजेपी का बड़ा हमला। तो इस तरह की हेडलाइन है। पुजारी ग्रंथी योजना का अखिल भारतीय मंदिर परिषद ने किया स्वागत। तो केजरीवाल साहब के समर्थन में भी कुछ लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी पर इन्होंने निशाना साधा है। और जो इन्होंने ऐलान किया है, इसके बारे में पूरी डिटेल कवरेज की गई है। और केजरीवाल अब तक 5 योजनाओं का ऐलान कर चुके हैं। 21 नवंबर को उन्होंने कहा था
कि 2500 रुपए पेंशन बुजुर्गों को दी जाएगी। 10 दिसंबर को उन्होंने ऑटो चालकों के लिए घोषणा की थी कि उनकी बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए मिलेगा। होली दिवाली पर वर्दी बनवाने के लिए 2,500 रुपए मिलेगा। 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस किया जाएगा। 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देने का ऐलान किया था। बच्चों की कोचिंग का खर्चा देने की भी बात की थी। 12 दिसंबर को महिलाओं के लिए वो महिला सम्मान योजना ले आए थे, 1,000 रुपए महीने, और यह ऐलान किया था कि चुनाव के बाद रकम बढ़ाकर 2,100 रुपए कर दिया जाएगा। इस पर भी विवाद हुआ। अधिकारियों ने विज्ञापन निकलवाकर इसके खिलाफ बात की। तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे पर भी आमने सामने थी। और 18 दिसंबर को संजीवनी योजना का ऐलान किया था। 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं, उन्हें बुजुर्ग कहना कितना सही होगा ये मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन केजरीवाल साहब उनको बुजुर्ग कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे 60 साल से ऊपर के लोगों को मैं जानता हूं जो अपने आप को बुजुर्ग नहीं मानते, लेकिन ये स्कीम 60 साल के ऊपर के लोगों के लिए है जिन्हें केजरीवाल बुजुर्ग कह रहे हैं। और 30 दिसंबर को इन्होंने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए ऐलान किया। तो सर, मैंने एक मामला समझा दिया है कि आज हम किस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो ऐलान है और भारतीय जनता पार्टी का जो इनके ऊपर वार है केजरीवाल साहब पर, आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, केजरीवाल साहब को जैसे थोड़ा सा ये बता दूं कि अभी जो चुनाव पूर्व सर्वे जो आ रहे थे, उसमें थोड़ी सी चिंता केजरीवाल साहब को लग रही थी, क्योंकि तमाम सर्वे में दे रहा है कि बीजेपी का एज है, बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है, फिर भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, केजरीवाल साहब पीछे जा रहे हैं। तो इस बार उनको हार की आशंका लगी हुई है। तो ये चीज है। दूसरी चीज कि केजरीवाल जी को अभी एक पूर्वानुमान है, आदमी तो बहुत चतुर है, बहुत सयाने हैं, तो उनको एक पूर्वानुमान है कि इस बार बीजेपी पिछली दफा की बजाय तुलना में इस बार कुछ अधिक जोर लगाएगी दिल्ली को वापस पाने के लिए, दिल्ली की सत्ता को। तो ये सारी चीजें देखते हुए केजरीवाल साहब नित नए पैंतरे ले रहे हैं, और इस क्रम में उन्होंने महिलाओं का महिला सम्मान योजना 2,100 रुपए, 1,000 से बढ़ाकर 2,100 रुपए करने का किया, फॉर्म भी भरवाने लगे। हालांकि उनके अधिकारियों ने खंडन किया कि इस तरह की संजीवनी योजना हो या महिला सम्मान योजना हो, इस तरह की किसी योजना का नोटिफिकेशन नहीं है, सरकार की तरफ से कोई अप्रूवल नहीं है। तो ये चीजें हुई। फिर ऑटो चालकों के लिए किया, आपने बताया ही। और फिर ये पुजारियों और ग्रंथियों के लिए इन्होंने कहा कि 18,000 रुपए प्रति माह उनको सम्मान योजना के तहत दी जाएगी। एक नई पैतरा, नई चाल, और भगवान की मूर्तियां लेकर वो घूम रहे हैं। तो ये सारी चीजें, इसके पहले भी जेल से छूटे थे तो महावीर मंदिर गए थे सीधे, और वहां दर्शन किए थे। लेकिन इन सब चीजों का एक सबसे बड़ी बात क्या है कि नीति और नियम, ये दो चीज स्थापित करती है कि अ, अंदर में क्या है, बाहर में क्या है। जैसे केजरीवाल साहब ने जो किया है अभी तक, तो अभी तक वो कहते थे कि हम 2 रूम के सेट में घर में रह लेंगे, और शीला दीक्षित जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थी, उनके घर में 10 एसी लगे हुए हैं, उसकी आलोचना करते थे। और जब खुद मुख्यमंत्री बने तो आलीशान शीश महल बनवा लिया, 200 एसी लगे हुए हैं उसमें। तो जो कहते हैं ठीक उसका उल्टा करते हैं। जमुना को साफ कर देंगे, नहीं हुई। सड़कें बदहाल हैं, जो भी किया कहा उसका उल्टा किया। पंजाब में भी महिला सम्मान निधि योजना का लागू नहीं हो पाया, उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, वहां फेल कर गए हैं। वहां तो कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर भी नहीं है जो अड़ंगा डाले। तो ये सारी चीजें देखते हुए इनकी विश्वसनीयता और इनका साख कितना है जनमानस में, ये तो एक अलग का विषय है। देखिए, कुल मिलाकर स्थिति ये है कि ये सारी कवायदें ठीक है, बीजेपी के लिए थोड़ा चिंता का विषय जरूर है कि उनका हिंदुत्व का मुद्दा में ये सेंधमारी करने की काफी कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सक्रिय कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनका साख और विश्वसनीयता उस स्तर की है नहीं। इनको वोट मिल जाते थे फ्री वाइस पर, फ्री बिजली, फ्री पानी,
और बहुत सारे लोगों का झुग्गी झोपड़ी में और भी कुछ काम किए हैं जिसका इनको फायदा, और इनका वोट बैंक अच्छा खासा और बहुत शानदार अंतर से जीत जाते थे। लेकिन इस बार उन सब चीजों का एक तरह से लगता है कि सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गए हैं, और अब उन सब चीजों से फिर दोबारा मतलब इस बार वोट मिलने वाला नहीं है। शायद यही कारण है कि इन सब चीजों की कवायद कर रहे हैं। लेकिन इनके साथ ड्रॉबैक भी तो है कि अब जब इन्होंने पुजारियों के लिए 18,000 सम्मान निधि योजना का घोषणा किया, तो तुरंत मौलवी जो कई महीनों से उनका सैलरी बाकी है, मौलवी और मुअज्जिन, इनको ये देते रहे हैं 10 साल से सैलरी, और उनके कई 17 महीनों से उनका सैलरी बकाया है, तो वो अब इन पर चढ़ बैठे और वो काफी न्यूज में मीडिया में आने लगा। तो वो इनके लिए एक ड्रॉबैक हुआ, सेटबैक हुआ कि आप एक चीज पहले से जो कर रहे हैं उसको तो पूरा कर नहीं रहे हैं और नई नई घोषणाएं करते जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो केजरीवाल साहब की लिए कितना फायदेमंद होगा, ये हमको तो नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा इससे फायदा में रहेंगे। इसके अलावा एक चीज और है कि ये मुस्लिम वोट बैंक पर काफी कंसंट्रेट करते रहे हैं, काफी फोकस करते रहे हैं, और उस कांग्रेस के साथ उस वोट बैंक के इसमें संदर्भ में इनकी काफी खींचातानी होती रही है। तो वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, और हमको लगता है कि बीजेपी उन सब चीजों को, वो मुद्दों को उठाने से चुकेगी नहीं। तो वो सब मुद्दे भी जब सामने आएंगे तो इनका हिंदुत्व कार्ड कितना चल पाएगा, ये प्रॉब्लम है इनके साथ। दूसरी बात कि पुरानी एक बात ये कई बार बोले हैं कि मेरी नानी कहती थी कि ना बेटा ना, राम का मंदिर वहां नहीं बनना चाहिए। तो ये बातें, वो वीडियो क्लिप को बार बार बीजेपी अगर ये करेगी, सर्कुलेट करेगी, चलाएगी, सोशल मीडिया का जमाना है, तो वहां भी इनको लेने के देने पड़ेंगे। तो इन सब चीजों को, सारी चीजों को देखते हुए ये लग रहा है, मैं एक नेक सलाह जरूर अपनी ओर से देना चाहूंगा कि यदि केजरीवाल साहब को हिंदुत्व कार्ड खेलना है तो इन सब चीजों से, घिसे पीटे चीजों से अलग हटकर ये काशी और मथुरा, क्योंकि अयोध्या का मामला तो बीजेपी ने निपटा लिया, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी और पूरे संघ परिवार ने उस अयोध्या का मामला तो सुलझा लिया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा सब हो चुका। ये सीधे काशी और मथुरा का मुद्दा उठा लें कि यदि हमारी राजनीतिक ताकत बढ़ती है तो काशी में भव्य विश्वनाथ मंदिर बनेगा और मथुरा में भव्य श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर बनेगा। अगर इस विषय पर ये आते हैं तो निश्चित रूप से बीजेपी के विकल्प के रूप में अपने आप को इनको प्रस्तुत करने में बहुत 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 आसानी होगी। जी जी सर, आपने जो कहा है वो सुझाव ये मानेंगे या नहीं मानेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन ये प्रतीकों की लड़ाई लड़ते हैं। और हमने 2013 से लगातार देखा है कि जब झाड़ू चलता है अरविंद केजरीवाल के कहने के मुताबिक, तो लोग कहीं ना कहीं उसमें इनका जादू भी देख लेते हैं, क्योंकि ये जुमलों के बादशाह हैं। और मुद्दे, कम से कम दिल्ली के अगर आप चुनाव की बात करते हैं, विधानसभा चुनाव की बात करें, या इस बार तो एमसीडी में भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ दिया है, तो इनके पास वो नब्ज पर हाथ रखने की ताकत तो है। ये सांकेतिक बातें करते हैं, जैसे इन्होंने पहले बुजुर्गों को, जैसे अभी पेंशन का ऐलान किया है, संजीवनी योजना का ऐलान किया है, पहले ये तीर्थ यात्रा कराया करते थे। इसके बाद भले ही इन्होंने राम मंदिर के खिलाफ जो भी बयान दिया हो पहले, लेकिन ये कोर्स करेक्शन भी करते हैं। ये राहुल गांधी की तरह या कांग्रेस की तरह अपनी जिद पर नहीं अड़ते। जब राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, शिलान्यास हो गया, तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल अपने माता पिता को लेकर वहां गए, उन्होंने दर्शन कराया, उसका भरपूर प्रचार प्रसार भी किया। और मुझे पिछला चुनाव भी दिल्ली का अच्छी तरीके से याद है। उस चुनाव को मैंने बड़े करीब से देखा, कवरेज भी की, और उस समय शाहीन बाग का एक मुद्दा यहां दिल्ली में बहुत चल रहा था। इनसे बार बार सवाल पूछा गया, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल अच्छे से समझते हैं कि जो दिल्ली में मुसलमान वोटर्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, वो बिल्कुल वो वोट नहीं देंगे। और कांग्रेस क्योंकि मुख्य लड़ाई में नहीं है, इसलिए कांग्रेस हमेशा किनारे पर रहेगी।
ऐसे में अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि वो बात करें या ना करें, मुसलमान वोटर हार थक कर उनके पास आएंगे। हालांकि इस बार AIMIM जैसी पार्टियां भी आ रही हैं मैदान में, लेकिन कई मुसलमान मानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके वोट उसको ही दो। और बहुत सारे लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि AIMIM कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मदद के लिए उम्मीदवारों को खड़ा करती है, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो। इस तरह की एक इमेज बन गई है। सच क्या है ये हमें जानकारी नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल इसीलिए हनुमान जी का अपने आप को भक्त बताते हैं और इस तरह की योजनाएं लाते हैं। और कई लोग, जैसा मैंने अभी दिखाया कि हेडलाइंस भी इस तरह की आ रही हैं कि कई पुजारी जिन्हें 18,000 रुपए आने की उम्मीद बन रही है, उन्हें तो अच्छा ही लगता है। और केजरीवाल ने पलटवार भी किया है कि आगे भारतीय जनता पार्टी जहां उसकी सरकारें चल रही हैं वहां ऐसी योजनाएं क्यों नहीं लाती है। और कम से कम दिल्ली के स्तर पर ऐसा लगता है कि बीजेपी बाकी विपक्षियों पर भले ही आगे हो, लेकिन आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जो मुद्दा तय करते हैं, बीजेपी कैचअप करती हुई नजर आती है। अभी तक उन्होंने कोई लीड नहीं ली है, कम से कम दिल्ली के मामले में ऐसा लगता है। आप इसे कैसे देखते हैं? जी, निश्चित रूप से आपने ये एक बहुत बड़ी बात कही कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, वहां इन्होंने इस तरह की चीजें क्यों नहीं लागू की। ये जो अरविंद केजरीवाल जी का जो पंच लाइन है, ये बीजेपी के लिए एक बहुत सबक का कारण बनेगा। और हमको लगता है कि इस मामले पर बीजेपी डिफेंसिव मोड में रहेगी और बीजेपी को अब थिंकिंग करना पड़ेगा कि अपने राज्यों में जल्द से जल्द इस चीज को पर विचार किया जाए गंभीरता के साथ। एक चीज, दूसरी चीज जो AIMIM का बात आपने किया, ठीक है, सब लोग कहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है और बिहार में भी 5 सीटें उन्होंने जीत लिया था बिहार विधानसभा में, तो वह यहाँ भी बी टीम कहा गया था। लेकिन एक चीज मैं दिल्ली के संदर्भ में मैं जो देख पा रहा हूँ, वहां मुझे ऐसा लग रहा है कि AIMIM अरविंद केजरीवाल की मदद में उतरी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच में काफी खींचातान है और दोनों ही मुसलमान वोट को अपने अपने फेवर में करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और जो AIMIM अपने कैंडिडेट्स उतार रही है, उसमें से कुछ मजबूत कैंडिडेट्स आम आदमी पार्टी से निकल कर जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग है कि 2-3 सीटें AIMIM जीत लेगी, तो वो बाद में केजरीवाल की पार्टी में शिफ्ट कर जाएंगे। क्योंकि यहाँ भी बिहार में तो वही हुआ है, AIMIM के 4 विधायक चले गए राजद में। तो ऐसी भी स्थिति और हो सकती है वहां भी। तो ये सारी चीजें हैं। अब रह गई कि एक चीज और है जो दिल्ली चुनाव से संदर्भ मतलब नहीं है, संबंधित नहीं है, क्योंकि दिल्ली चुनाव के बहुत बाद का ये चीज मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन ये हिंदुत्व के संदर्भ में है। पूरे देश में एक माहौल बनाया जा रहा है, बहुत सारे विचारक, बहुत सारे थिंकर्स, बहुत सारे जो स्पीकर्स, इन्फ्लुएंसर्स और विद्वान लोग जो एक हल्ला मतलब एक उठाए हुए हैं मुद्दा कि सनातन धर्म संरक्षण बोर्ड बनना चाहिए और मंदिरों का प्रबंधन हिंदुओं के हाथ में आना चाहिए और सरकार के नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। हमको लगता है कि उस चीज को बीजेपी अंततः संभवतः ये भी है कि सरकार की नजर, खास करके मोदी सरकार की नजर इस पर है और वो एक दिन ऐसा आएगा कि अचानक देशवासियों को सुनने को मिलेगा कि सरकार ने इस पर एक निर्णय ले लिया और सारे मंदिरों को मुक्त कर दिया और हिंदुओं के हाथों में उनका प्रबंधन आ गया। और जैसे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति हुआ करती है जो गुरुद्वारों का प्रबंधन देखती है, उस तरह से यहाँ भी एक बॉडी बनाई जाएगी जो अपने मंदिरों का प्रबंधन हिंदू लोग खुद करेंगे अपने स्तर से। तो ये जो एक होगा, तो वो सारे इस तरह के कवायद जो अरविंद केजरीवाल करते हैं या पूर्व में राहुल गांधी जनेऊ के कुर्ता के ऊपर जनेऊ पहनकर हिंदू बन जाते थे, दत्तात्रेय गोत्रीय ब्राह्मण बन जाते थे, उन सब चीजों को डिफ्यूज करने के लिए कांग्रेस भाजपा के पास अभी भी ब्रह्मास्त्र है। उसके तुणीर में अभी भी कई बाण पड़े हुए हैं जिनका समय समय पर वो उपयोग करेगी भाजपा। तो ये भी चीजें जरूर है। अगर इस चीज को अभी केजरीवाल जी ही पकड़ लें कि हम बनेंगे तो दिल्ली में कम से कम सनातन धर्म बोर्ड बना देंगे,
कम से कम दिल्ली के स्तर पर हम मंदिरों को सरकार से नियंत्रण से मुक्त कर देंगे, हिंदुओं के हाथों में सौंप देंगे। यदि केजरीवाल जी इस चीज को अभी पकड़ लेते हैं तो निश्चित रूप से बीजेपी को पटखनी देने में या बीजेपी को डिफेंसिव मोड में लाने में इनको बहुत बड़ा हथियार मिलेगा। जी जी सर, मैं मतलब आखिर में आपसे समझना चाहता हूं कि केजरीवाल बहुत ही जिसे कहा जाए कि बिल्कुल एस्टिट्यूट पॉलिटिशियन है। एस्टिट्यूट वर्ड उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा, और वो इस तरह की सोच रखते हैं जो दूसरों से आगे चलते हैं। और आपने जो कहा, और मैंने जो उनकी चुनावी राजनीति देखी है, मुझे लगता है कि केजरीवाल जानते हैं कि जब लॉलीपॉप देकर काम चल सकता है तो 5,000 रुपए का गुब्बारा या 5,000 रुपए का कोई खिलौना क्यों दिया जाए। तो वो लॉलीपॉप से काम चलाते रहते हैं, बातों को इस तरह प्रेजेंट करते हैं। और उनके पास चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे राघव चड्ढा हो, आतिशी हो, मनीष सिसोदिया हो, बोलने वाले ऐसे लोग हैं जो कि केजरीवाल ने शायद उन सबको ट्रेनिंग दिया है। वो सब एक ही अंदाज में बात रखते हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जो हिंदू वोटर्स हैं, भारतीय जनता पार्टी की हर राज्य में कोशिश होती है कि जिस तरह से मुसलमान एक साथ होकर वोट करते हैं, जिस तरह ईसाई एक साथ होकर वोट करते हैं, उस तरह हिंदू भी एक कंसोलिडेट होकर, जिसके लिए नारा भी दिया गया कि बटेंगे तो कटेंगे, या एक है तो नेक है या सेफ है, जो नारे दिए गए। भारतीय जनता पार्टी क्या हिंदुओं के वोट्स को अपनी जेब में समझती है या जेब में रखने की कोशिश करती है? दूसरी पार्टियां भी तो ये कोशिश कर सकती हैं, दूसरी पार्टियां भी तो अपने समीकरण बनाने का प्रयास कर सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसा कुछ करके तो दिखाना होगा कि वो हिंदुओं के लिए कुछ एक्स्ट्रा माइल चल रही है, या केवल हिंदुओं वाली जो बात करती है उसी से सारे हिंदू उसके पीछे खड़े हो जाएंगे। क्या ये ठीक है? ये पॉलिटिक्स एक स्टेप तक तो ठीक लग सकती है, लेकिन ये सारे हिंदुओं को अपनी जेब में रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ दिखाना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करना तो पड़ेगा। बिल्कुल। बिल्कुल करना पड़ेगा। देखिए, ऐसा है कि वोट बैंक का पॉलिटिक्स तो हमको लगता है कि जब से भारत में चुनावी राजनीति शुरू हुई तभी से वोट बैंक की राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन 1960 के अंत और 1970 के दशक से वोट बैंक की पॉलिटिक्स कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव वे में चली। तो ऐसा है कि बहुत सारे दल इस लाइन पर चलते रहे हैं कि खास करके जो सेकुलर अपने आप को कहते हैं वो दल, कि एक तो अल्पसंख्यक तुष्टिकरण वाला वोट बैंक प्लस हिंदू के कुछ जातियों को अपनी वोट बैंक के रूप में बनाकर और उसके माध्यम से अपना एक सत्ता की राजनीति की जा सकती है। और इसके एवज में जैसे आप उदाहरण के रूप में ले लें कि राजद का एमओआई है, मुस्लिम प्लस यादव, सपा का भी वही है यूपी में, और मायावती जी का ये बहुजन समाज में जो है सो सारा दलित वर्ग, फिर कुछ पिछड़ा अति पिछड़ा में, थोड़ा सा मुसलमान में उनका ये चीज है। तो और वैसे तो एक बार उन्होंने सारे ब्राह्मणों का वोट ले लिया था और पूर्ण बहुमत के साथ भी आई थी। तो लेकिन एक वोट बैंक पॉलिटिक्स मोटा मोटी सब जगह चलती रही है। तो उस संदर्भ में बीजेपी ने पूरे हिंदू कार्ड को ही अपना बनाया है। और ऐसा नहीं है कि 1984 में 2 सीटें आई उसके बाद इन्होंने हिंदुत्व उठाया। जनसंघ जब से बना था तभी से हिंदुत्व इनका मुद्दा रहा है। और 1967 में जनसंघ ने सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा में जीती थी, 35 सीटें। और 1968 में बलराज मधोक ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया था। ये भी एक इतिहास का बात है। तो ये ये चीजें हैं। तो ये है कि भाजपा हिंदुत्व को ही पोलराइज करके अपना वोट बैंक बनाना चाहती है, लेकिन हिंदू उस तरह से यूनाइट नहीं हो पाते हैं जैसे कि और कोई। जैसे मुसलमान के बारे में आपने भी बताया और हम भी बता रहे हैं कि एमआईएम हो या कोई भी हो, वो टैक्टिकल वोटिंग करते हैं। बीजेपी को जो डिफीट करने में जो सक्षम पार्टी होगी दिल्ली में वो उसके साथ जाएंगे, या कहीं भी वो उसी के साथ जाना पसंद करते हैं। कुछ अपवाद हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी इन जनरल यही बात होती है कि बीजेपी को जो परास्त कर सके, जो हरा सके, हरा सकने की स्थिति में, मजबूत स्थिति में हो, वो उसके साथ जाते हैं, टैक्टिकल वोटिंग करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो अभी ये लंबा खींचेगा वोट बैंक का जो पॉलिटिक्स है। अभी इतनी जल्दी इसकी खात्मा नहीं होने वाली है। लेकिन हाँ,
हर चीज का एक सैचुरेशन पॉइंट आता है। एक समय आएगा जब इन सब चीजों से अलग हटकर किसी और मुद्दे पर चुनाव होंगे और किसी और मुद्दे पर राजनीतिक दल अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जी, मुझे भी यही लग रहा है सिंह साहब, आपने बिल्कुल सही मौके पर अपनी और बल्कि सही पॉइंट पर अपनी बात को विराम दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस तरह की घोषणाओं पर सवाल उठाने की बजाय जो इन्होंने पिछली घोषणाएं की थी उनका रिपोर्ट कार्ड सामने रखते हुए दिल्ली की क्या दशा है या दुर्दशा है, पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा, सड़कों पर जाम लगा रहता है, प्रदूषण की क्या स्थिति है, जो आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं अगर उनकी बात करे, उन पर ही केजरीवाल को घेरे, तो ये सारी जो ये लोग लुभावन घोषणाएं कर रहे हैं शायद वहां लोग डाइवर्ट ना हो। लेकिन जब अगर भारतीय जनता पार्टी भी लीड लेने की बजाय इनको कैचअप करेगी तो केजरीवाल, मुझे लगता है कि उसके बाद केजरीवाल को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। कभी वो मफलर बांध के आ जाते हैं, कभी वो झाड़ू लेके आ जाते हैं, कभी वो प्लास लेके आ जाते हैं, और अब वो उल्टा वार इन पर कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उन्हीं मुद्दों को देख रही है जो केजरीवाल उसको दिखा रहे हैं। मैं आपसे दोबारा एक संक्षेप में जानना चाहूंगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी सही रणनीति लेकर दिल्ली के लिए चल रही है या कैचअप ही कर रही है? बीजेपी तो अभी तक तो रणनीति सही लेकर चल रही है। निश्चित रूप से इनकी सारी विफलताओं का उसने पूरा लिस्ट बना लिया है और उन सारी विफलताओं को लोगों के सामने लाने का काम कर रहे हैं वो लोग। और उन लोगों को पता भी है कि धीरे धीरे जनमानस इनकी तमाम चीजों से विश्वास उठ चुका है, इनकी साख खत्म है, ये खत्म है। लेकिन आपने एक चीज बताया पहले कि ये चुनाव को कैसे मैनेज किया जाता है, इसमें ये बहुत माहिर खिलाड़ी हैं केजरीवाल जी। तो इतना आसानी से ये हाथ से जाने देंगे चीजों को, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए ये लगातार जो अपना खेल खेल रहे हैं, और पुजारी के लिए इन्होंने लॉलीपॉप फेंका है, ऑटो चालकों के लिए फेंका है संजीवनी योजना और बहुत सारी चीजें। तो उस चीज के काट के लिए अब बीजेपी को कुछ न कुछ नई रणनीतियां अब बनानी पड़ेंगी। चूंकि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है तो बीजेपी के पास भी अभी समय है कि इन सब चीजों को काट करने के लिए या इनका विकल्प तैयार करने के लिए क्या करना होगा, कैसे इनके चीजों को डिफ्यूज किया जाए और अपनी चीजों को आगे लाया जाए, अपनी विश्वसनीयता बढ़ाई जाए, इनकी विश्वसनीयता घटाई जाए। इन सब चीजों के लिए अभी बीजेपी के पास समय है और हमको लगता है कि बीजेपी के पास भी रणनीतिकारों की एक अच्छी खासी फौज है और वो लोग भी इस काम में लग गए होंगे। जी बिल्कुल। और लेकिन उन्हीं रणनीतिकारों को लगातार 3 चुनावों में अरविंद केजरीवाल से वो पिछड़ते रहे हैं। इस बार उनके पिटारे में क्या नया है वो हम देखेंगे। और सिंह साहब, जो ये पोस्टर वार हो रहा है उससे कम से कम दिल्ली की सर्दी के बीच में एक गर्मी का एहसास हो रहा है, और ये जो चुनाव बहुत करीब है और इसके सिंहावलोकन के लिए आपकी राय की हमें सिंह साहब बिल्कुल जरूरत पड़ती रहेगी। और आपने आज वक्त दिया, हमें हमसे बात की, इतना आपने पारदर्शी तरीके से सारे मुद्दे को समझाया, क्योंकि ये मुद्दा समझना आसान नहीं है। आपने इनको करीब से देखा और परखा है, इसीलिए आप इतने निष्पक्ष रूप से इसको समझा पाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन लोगों ने ये कार्यक्रम देखा उनका भी आभार, शुक्रिया, नमस्कार।